हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के चैप्टर में कूलॉम के नियम और परमिटिविटी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक आवेश है, प्लस क्यू कूलॉम का आवेश है, तो एक अन्य आवेश है क्यू नॉट, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। तो क्यू नॉट, इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश ये क्या करता है? बल का अनुभव करता है। और ये बल का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि परीक्षण आवेश इस प्लस क्यू कूलॉम के कारण एक फोर्स का अनुभव करता है। फोर्स का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि जो ये प्लस क्यू कूलॉम का आवेश है अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है। अपने चारों तरफ एक क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है, जिसके कारण इस परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होगा। तो यह परीक्षण आवेश इस धन चार्ज के कारण एक बल का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस है और इस प्लस के बीच में कैसा बल लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। और ये प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ से जो निकलने वाली है वैद्युत बल रेखाएं, ये प्लस क्यू कूलॉम के आवेश से क्या होंगी? दूर जाएंगी, अर्थात यहाँ से निकलकर दूर जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्लस क्यू कूलॉम का आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ये दूर जा रहे हैं, अर्थात कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी। अब इसके कारण ये धन आवेश है और ये भी क्या है? परीक्षण आवेश। ये भी धन आवेश है। इसके कारण इस पर क्या लगता है? एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लगेगा। अगर मान लीजिए कोई आवेश यहां रखा हो तो इस पर लगने वाला बल इधर इस दिशा में लगेगा। कोई आवेश यहां रखा हो तो इस पर लगने वाला बल इस दिशा में लगेगा। तो इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, प्लस क्यू कूलॉम का आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर रखा कोई अन्य आवेश इसके बल का क्या करता हो? अनुभव करता हो, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी आवेश अथवा आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश उसके प्रभाव का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर यहां पर क्या होता? माइनस चार्ज होता, माइनस चार्ज। अब इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? अंदर की तरफ होंगी, अंदर की तरफ होंगी। और परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहां होता, और परीक्षण आवेश क्यू नॉट क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां पर प्लस के कारण इस परीक्षण आवेश को क्या लग रहा था? बल प्रतिकर्षित कर रहा था, यानी कि प्रतिकर्षण बल लग रहा था। तो यहाँ क्या है? ए माइनस क्यू है, और जो वैद्युत बल रेखा है अंदर की तरफ है, और क्यू नॉट क्या है? धनात्मक है। तो इसी कारण लगने वाला जो यहाँ पर फोर्स होगा वो कैसा होगा? आकर्षण होगा, अर्थात क्यू नॉट को अपनी तरफ खींचेगा। आकर्षण बल है। तो चाहे प्लस क्यू कूलॉम का आवेश हो और चाहे माइनस क्यू कूलॉम का आवेश हो, इन आवेशों के कारण या इन आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य परीक्षण आवेश या दूसरा कोई चार्ज उसके क्षेत्र का या उसके बल का क्या करता हो? अनुभव करता हो, ऐसे ही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।
तो प्लस का जो वैद्युत बल रेखाएं होती दूर जाती हैं और वहां रखा गया परीक्षण आवेश या अन्य कोई आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, और माइनस का जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं अंदर की तरफ होती हैं और उसके निकट रखा कोई भी धन परीक्षण आवेश उस करंट क्या करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य कोई आवेश अथवा परीक्षण आवेश उस आवेश के प्रभाव अथवा बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस क्यू कूलाम करण है, इसके चारों तरफ का क्षेत्र बना है, तो क्यू नॉट परीक्षण ये भी धन आवेश है, तो इसके चारों तरफ भी वैद्युत क्षेत्र बनना चाहिए। नहीं, लेकिन इसलिए नहीं इसे कारण बन रहा है, जो परीक्षण आवेश है अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने के कारण इसके चारों तरफ कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। इसका नाम ही है परीक्षण आवेश। इसका हम उपयोग क्या करते हैं, परीक्षण के लिए करते हैं, टेस्ट के लिए करते हैं। इसलिए इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसके प्रभाव का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई आवेश नहीं, इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो रहा, क्योंकि परीक्षण आवेश है और छोटा है, बहुत छोटा है, इससे चारों तरफ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। यही कारण है कि क्या करते हैं, हम क्यू नॉट को परीक्षण आवेश मानते हैं, जिसके कारण किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। अब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि कूलाम का नियम वास्तव में था क्या। पहले जो ये चार्ज था अपने चारों तरफ क्या बनाता, जो चार्ज है ये प्लस क्यू अपने चारों तरफ क्या बनाता, वैद्युत क्षेत्र बनाता, और वहां पर रखा कोई आवेश उसको क्या कर देता, प्रतिकर्षित कर देता, धक्का लगाता, उस पर बल लग जाता। और अगर माइनस था तो माइनस अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाता अंदर की तरफ, और वहां पर रखा कोई परीक्षण आवेश उसको अपनी तरफ खींच लेता। प्लस के कारण क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण कर रहा था, और माइनस कारण क्या कर रहा था, आकर्षण कर रहा था। तो ये कूलाम का नियम कॉन्सेप्ट था कि पहले आवेश होगा धन परीक्षण आवेश, या पहले एक आवेश होगा उसके पास परीक्षण आवेश रखा जाएगा, तो प्लस के कारण उसको धक्का देगा क्योंकि उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन रहा है। माइनस के कारण क्या होगा, अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि उसके चारों तरफ क्या बन रहा है, एक क्षेत्र बन रहा है। तो ये है कूलाम के नियम का कॉन्सेप्ट कि प्रतिकर्षण और आकर्षण बल कैसे कार्य करता था। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटा परीक्षण आवेश का परिमाण। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटा परीक्षण आवेश का परिमाण, अर्थात E इज इक्वल टू या वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो
किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश का परिमाण क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? यह जो वैद्युत क्षेत्र है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर Q0 परीक्षण आवेश स्थित है। तो इस प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा? इसके कारण इस प्लस क्यू कूलाम का आवेश कारण लगने वाला बल इस पर, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q0 बाई आर स्क्वायर, कूलाम के नियम से। अब ये क्या है? ये प्लस आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाएगी? एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और वैद्युत क्षेत्र जब बनाएगा और ये भी परीक्षण आवेश है प्लस क्यू है, तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ कूलाम का नियम लग जाएगा। कूलाम का नियम हो जाएगा F इक्वल टू K Q0 अपन आर स्क्वायर। अब हम चूंकि जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से होता है E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। वैल्यू पुट कर देते हैं। F की वैल्यू वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F की वैल्यू क्या है? K Q0 बाई आर स्क्वायर और पूरे का अपान Q0। तो Q0 से Q0 मर गया, तो बचा वेक्टर E इक्वल टू K Q अपान आर स्क्वायर। या फिर इसको हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर E का, तो यहां से हम वेक्टर हटा दें। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। कितना लगेगा? कि आवेश पर लगने वाला बल बटे उस आवेश का परिमाण। ये हो जाएगा इसका सदिश स्वरूप, वैद्युत क्षेत्र का सदिश स्वरूप। अगर हम इसको क्या करें, इसका सदिश स्वरूप निकालें, ये अदिश स्वरूप हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसका हम क्या करें? सदिश स्वरूप निकालें। तो यह सदिश स्वरूप क्या हो जाएगा? वेक्टर E इक्वल टू K Q बटे आर स्क्वायर इंटू आर का कैप हो जाएगा। अब किसी भी सदिश का यूनिट वेक्टर निकालें, जैसे वेक्टर A बराबर होता है, ये कैप बराबर होता है वेक्टर A
अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ऐसे ही आर कैप को हम लिख दें तो हो जाएगा वेक्टर ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपान मॉड में वेक्टर आर, या यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू वेक्टर आर अपान मॉड में वेक्टर आर का क्यूब। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, और उसका ये क्या है सदिश स्वरूप, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम होगा। इतना समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद है आप लोगों को। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये प्लस क्यू कूलम का आवेश है, इससे आर दूरी पर इस प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और बिंदु Q पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो ये प्लस Q और परीक्षण आवेश भी प्लस Q, तो कूलम के नियम से इस पर लगने वाला बल, क्योंकि जो प्लस Q कूलम का आवेश है ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और वैद्युत क्षेत्र बनाकर इस Q कूलम के आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो कूलम के नियम से लगने वाला बल F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब इसके पहले हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो ये F की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, E बराबर हो जाएगा F की वैल्यू यहाँ पुट करिए के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और पूरे का अपान में क्या है क्यू नॉट, तो हो जाएगा क्यू नॉट, और यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो गए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ये कैसी राशि है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब इसका सदिश स्वरूप क्या हो जाएगा, अब वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर हो जाएगा। और इस यूनिट वेक्टर आर को, जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए कैप है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान मॉड में वेक्टर आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर आर अपान मॉड में वेक्टर आर हो जाएगा, और मॉड में वेक्टर आर गुणे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर का क्यूब। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र का सदिश स्वरूप हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू के क्यू वेक्टर आर अपान आर का क्यूब, और मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये तो था किसी एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ढेर सारे आवेशों या दो से अधिक आवेशों, उसके कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो दो या दो से अधिक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो या दो से अधिक आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन 2 पॉइंट चार्ज। दो या दो से अधिक बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसको हम ये भी कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लेते हैं कि एक आवेश क्या है Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है, तीसरा क्या है Q3 है, और इसके कारण हमें Q4 पर क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मान लीजिए Q2 माइनस Q2 है, तो इस Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Q4 पर आउटवर्ड हो गई इस दिशा में, मान लीजिए E1 है, और Q2 कारण Q4 पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी अंदर की तरफ होगी, तो क्या हो जाएगा E2 सपोज दैट है, और Q3 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी ये बाहर की तरफ होगी, इसको हम क्या मान लें E3 मान लें। तो Q4 पर जो होगा अनेक आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के क्या होगा बराबर होगा। तो अनेक आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है किसी भी आवेश पर, उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q4 पर कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगा वेक्टर E इजक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। लिख सकते हैं दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जब कोई निकाय जो हो अनेक आवेशों से मिलकर बना हो तो उस निकाय के कारण किसी एक चार्ज पर, किसी एक आवेश पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, उन आवेशों के कारण जो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रही है, उनके अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के वेक्टर योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या है? दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इस पर आधारित क्या करेंगे? अच्छे से न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो का पूरा प्रूफ अगले वीडियो में रहेगा, जिसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे।